एक दिन मेरी भाभी मेरे घर आई और बोली मुझे बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा पति तो मर गया है, तुम लोगों से भीख मांगो, तुम्हें लोग बहुत भीख देंगे। ये सुनकर भाभी चली गई और मैं पत्नी को शाबाशी देने लगा कि कुछ दिए बिना भाभी से जान छूट गई। थोड़ी देर बाद मैं बाजार से खाना लेने गया तो मेरी भाभी वहाँ पर भीख मांग रही थी और लोग उसे बहुत पैसे दे रहे थे। मुझे देखते भाभी बोली, अपनी पत्नी को धन्यवाद कहना जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। मैं घर गया और पत्नी को फटे कपड़े पहनाकर सड़क पर छोड़ आया ताकि वो भी भीख मांगे। तभी मेरे होश उड़कर रह गए जब एक गाड़ी से मेरा दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी पत्नी वैशाली कहने लगी कि आई होगी तुम्हारी भाभी, जब से तुम्हारे भाई का देहांत हुआ है इसने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। मैं खुद अपनी भाभी के आए दिन घर आने पर और उसकी मजबूरियां सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैं खुद कमाता था, बस इतना ही होता था कि घर का खर्चा मुश्किल से पूरा हो रहा था और इस पर मैं अपनी भाभी और उसके घर को नहीं पाल सकता था। कई बार बातों बातों में मैं सुना चुका था कि मैं खुद कम सैलरी पर काम करता हूँ, मैं भला आपके खर्चे कैसे उठा सकता हूँ। भाई के देहांत को 1 साल हो गया था और एक महीने में 2-3 बार मेरी भाभी घर पर ज़रूर आती थी। मजबूरियां सुनाती रहती, मैं चुपचाप सुनता रहता। कभी 500 पकड़ा देता तो कभी 1000 दे देता और मेरी पत्नी वैशाली मुझे गुस्से से घूरने लगती। लेकिन आज मैंने वैशाली के हवाले भाभी को कर दिया। मैंने कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं चारपाई पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। मैंने कहा, मेरा पूछे तो कहना तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। मैंने मुंह पर तक चादर ओढ़ ली। वैशाली ने दरवाज़ा खोला तो सामने मंजू भाभी खड़ी थी। वैशाली कहने लगी, अंदर आइए। वो अंदर आ गई, आके कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, अजय कहाँ है, अभी तक आया नहीं वापस। मेरी चारपाई बरामदे के कोने में रखी थी। वैशाली कहने लगी, सर में दर्द है इसलिए सो गए हैं, आप बताइए कैसे आना हुआ। वो कहने लगी, क्या बताऊं, मैंने नीतू का रिश्ता तय कर दिया है, अच्छा रिश्ता है, इसलिए सोचा कि इस जिम्मेदारी को भी मैं निभा दूं तो अच्छा है। वैशाली कहने लगी, भाभी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मंजू भाभी कहने लगी, रिश्ता तो तय कर दिया है लेकिन सोच रही हूँ कि अब शादी कैसे करूँ। लड़के वालों ने तो बातों बातों में 10 चीज़ें गिनवा दी हैं। यूँ तो कहते हैं कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, हम दहेज नहीं मांगते, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो आपकी बेटी का ज़रूरत का सामान है, जो आपने अपनी बेटी को देना है, वो आपकी इच्छा है, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है देकर भेजिएगा। अब तुम बताओ ऐसे हालात में मैं क्या करूं। यहाँ तो मैं मुश्किल से बच्चों का खाना पीना पूरा करती हूँ, दाल रोटी के अलावा तो कुछ खिलाती भी नहीं, ना मेरी क्षमता है। बेटी की शादी कैसे करूं। और 3 बार वो लोग आए हैं रिश्ता पक्का करने के बाद, तीनों बार चीज़ों की फरमाइशें बढ़ने लगी हैं। कहते हैं फर्नीचर अच्छी लकड़ी का देना, वो देर तक चलता है। फिर कहने लगी फ्रिज हायर का देना, वो अच्छी कंपनी है, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। और उसकी सास तो बातों बातों में 4 चीज़ें गिनवा कर चली गई। कुछ कहूँगी तो रिश्ता टूट जाएगा और तुम्हें तो पता है आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। वैशाली कहने लगी, वो सब तो ठीक है लेकिन मंजू भाभी आप जानती हैं हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे तो है नहीं। अजय कमाता है तो बस घर की दाल रोटी चल जाती है। अगर आप ये सोच रही हैं कि वो नीतू की शादी पर दहेज देगा तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ, अगर 5-10 हज़ार की ज़रूरत होती तो इतना तो वो कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो हमारी भी क्षमता नहीं। भाभी कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे क्यों मांगूं, मैं जानती हूँ तुम्हारे भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों ने तो पति के देहांत के बाद पलटकर पूछा तक नहीं। मुझे तो लगा था कि कुछ चाचा दे देगा, कुछ मामा दे देंगे तो मेरी बच्ची अपने घर की हो जाएगी। मैं तो उनके घर भी जाकर शर्मिंदा होकर वापस लौट आई हूँ, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। यहाँ भी यही लगता है कि खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। वैशाली कहने लगी, भाभी आप एक काम करें, आप विधवा हैं, पति आपका है नहीं, बेटा आपका बहुत छोटा है, बेटी जवान है, तो आप भीख क्यों नहीं मांग लेती। हो सकता है इतने पैसे हो जाएं कि बेटी को इज्जत से ब्याह सकें। वैशाली की बात सुनकर मंजू भाभी कहने लगी, वैशाली मैं तो ये काम भी कर ही लूँ लेकिन नीतू के ससुराल वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे, कहे रिश्ता ही ना तोड़ दें। वैशाली कहने लगी, रहने दें, उन्हें बस दहेज से मतलब है, वो आप कहाँ से लाते हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपने कौन सा उनके मोहल्ले में जाके मांगना है। अरे ये गली खत्म होते ही बाजार शुरू हो जाता है, चेहरा छुपा कर मांगना शुरू कर दें, कोई पहचानेगा भी नहीं। कहने लगी, अच्छा ठीक है। वैशाली के कहने पर मंजू भाभी जा चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी चादर पीछे की और पत्नी को देखने लगा। वैशाली हंसने लगी, कहने लगी, देख लो कैसा उल्लू बनाया मैंने तुम्हारी भाभी को। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, अब हम रोज रोज कहाँ इनको पैसे देते रहेंगे और कहाँ से पैसे लाएंगे। वो कहने लगी, चलो बला टली। ये कहकर वो खाना बनाने लगी। मैंने खाना खाया। अगले दिन मैं काम पर चला गया। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जब मैं अपनी गली के मोड़ से मुड़ रहा था तो सबसे पहले मंजू भाभी का घर आता था। उनके घर में मैंने ढेर सारे फल की टोकरियाँ देखी।
एक आदमी फल की टोकरियां उनके घर में रख रहा था। मैंने कहा ये सब क्या है? कहने लगा ये मंजू मांगने वाली के लिए है। मैं तो देखकर हैरान रह गया और लगभग 5-6 टोकरियां थीं जिसमें आम थे, केले थे, आड़ू थे, मौसम का हर फल था। मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी कौन सा अमीर आदमी मंजू भाभी को मिल गया। उसके बाद कुछ लोगों ने राशन की बोरियां भी उनके घर पर रखी। दाल, चावल, घी, आटा, ना जाने कुछ था क्या कुछ था। लग रहा था जैसे 6 महीने का इकट्ठा राशन किसी ने डाल दिया। मंजू भाभी ने जब मुझे देखा तो कहने लगी, आओ आओ अजय, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। मैंने कहा भाभी ये सब क्या है? तब तक वो लोग सारा सामान रखकर जा चुके थे। कहने लगी, बस वही वैशाली ने कहा था कि मैं लोगों से भीख मांग लिया करूं। ये जो अमीर आदमी जा रहा था उसने ये सब मुझे दिया, भगवान उसका भला करे। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगी, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो ले जाओ। मैंने बहुत मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दे दिया था। जब मैं थैला भर कर सामान घर लेकर आया तो वैशाली मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है, या कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? मैंने जब उसे सारी बात बताई तो उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगी, ऐसा भी कौन सा अमीर आदमी मिल गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा। मैंने कहा, चलो कभी कभी किस्मत जाग जाती है। अच्छा है भाभी को 6 महीने तक का राशन तो मिल गया। कहने लगी, और जो अगले महीने उनकी बेटी की शादी है उसका क्या होगा? मैंने कहा, ये हमारा सरदर्द नहीं है, तुम छोड़ो, ये राशन संभालो। लग रहा है मंजू भाभी ने 15 दिन का राशन तो मुझे ही पकड़ा दिया। जल्दी से वैशाली ने सामान राशन के हाथ डब्बों में डाला। मैं भी निश्चिंत हो गया था। लेकिन मेरी हैरत की सीमा तो उस समय न रही जब कुछ दिन बाद मैंने मंजू भाभी को घर से एक सूट बूट पहने आदमी को बाहर निकलते देखा। वो मंजू भाभी को शायद पैसे देकर गया था क्योंकि मंजू भाभी के हाथ में नोटों की गड्डी थी। मेरी तो ये सब देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने पैसे? वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। मंजू भाभी ने मुझे देखा तो नोट अपने पीछे छुपा लिए। मैंने कहा, भाभी इतने पैसे? कहने लगी, हाँ, वो नीतू की शादी है ना, तो ये उसके लिए है। ये बहुत अमीर आदमी है, मुझे पूरे 1 लाख रुपए देकर गया है। कहने लगा, अपनी बेटी की शादी के लिए रख लो। मैं तो हैरान रह गया, 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। कहने लगी कि बस अब मेरी बच्ची इज्जत से अपने घर को चली जाएगी। मैं वापस आ गया। मैंने कहा कि तुम्हें पता है वैशाली, वो अमीर आदमी मंजू भाभी को 1 लाख रुपए देकर गया है नीतू की शादी के लिए। ये सुनकर वैशाली बेहरान थी। अगले दिन हम दोनों पति पत्नी मंजू भाभी के घर पहुंच गए। उस समय नीतू के ससुराल वाले भी आए हुए थे। मंजू भाभी उनके साथ शादी की तारीख तय कर रही थी। हमें देखकर कहने लगी, ये मेरा देवर है और देवरानी नीतू के चाचा चाची हैं। लड़के वाले बड़े खुश थे क्योंकि बहू के साथ साथ उन्हें अच्छा दहेज जो मिल रहा था। नीतू की शादी पर मेरी भाभी ने अपनी क्षमता से बढ़कर खर्चा किया था। मैं हैरान था, दहेज भी दिया था, खाना भी अच्छा किया था। मेरे दिल में ये विचार आने लगा कि मंजू भाभी के तो वारे न्यारे हो गए। वैशाली भी वही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। कहने लगी, मुझे तो मंजू भाभी की किस्मत से जलन होने लगी है। पता नहीं कौन आदमी है जो इतना मेहरबान है। मैंने कहा, छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारा आइडिया मंजू भाभी के बड़े काम आया है। अगले दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो मैंने मंजू भाभी को बाजार में फुटपाथ पर बैठे देखा। चेहरा छुपाए वो हर एक से यही कह रही थी कि कोई मदद दे दो, मेरा पति मर चुका है, कोई मेरी मदद कर दो। लोग भी फुटपाथ के पास से गुजरते, कोई 10, कोई 50, कोई 100, कोई तो 100 रुपए उनके आगे फेंक कर चला जाता। मैं हैरान था कि आखिर मंजू भाभी को इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, वरना बाकी भिखारियों को कोई 10 का सिक्का देता था या 5 का सिक्का। कोई बहुत बड़ा दानी होता तो 20 रुपए का नोट दे जाता, लेकिन इनको तो 50-100, इससे कम कुछ मिल ही नहीं रहा था। रोज के हिसाब से वो 2-4 हजार तो यूं ही कमा लेती होंगी। नीतू अपने घर में बड़ी खुश थी क्योंकि अच्छा दहेज लेकर गई थी। फिर जैसे ही गर्मियों का महीना शुरू हुआ मैंने देखा कि मंजू भाभी के घर में एसी लग रहा था। मैं तो ये देखकर हैरान हुआ। एक हम लोग थे, मैं दिन भर मेहनत करता था, फिर जाकर मुझे 500 रुपये मजदूरी मिलती थी। वैशाली दिन भर मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी तो उसे दिन में 300-400 रुपये मिल जाते थे। यूं हमारे घर की रोटी चल रही थी। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे। मैंने जब वैशाली से कहा कि मंजू भाभी ने तो अपने घर में एसी लगवा लिया है तो वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी, क्या हो गया, तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल होश में हूँ, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर? कहने लगी, इतने भी कौन से उनके दिन फिर गए हैं जो लाखों उनके पास आ रहे हैं? मैंने कहा, तुमने देखा नहीं है, फुटपाथ पर बैठती हैं, रोती हैं, बार बार ये कहती हैं कि मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया, मेरी मदद कर दो। अरे लोग 10-20 नहीं देते, 50-100 से शुरू करते हैं। और कल तो एक आदमी ने मेरे सामने 500 का नोट दिया था। 15 मिनट में खड़ा नहीं, देखता रहा, यूं ही देखता रहा। 15 मिनट के अंदर अंदर 700-800 रुपये उनके पास जमा हो गए। सोचो दिन भर बैठने पर इनको कितना मिलता होगा। कम से कम भी जोड़ो तो 3-4 हजार तो मिल ही जाते होंगे। एसी तो वो बड़े आराम से खरीद सकती हैं। मेरी बात सुनकर वैशाली सोच में पड़ गई थी।
कहने लगी, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा आइडिया मंजू भाभी को ज़मीन से आसमान तक ले जाएगा। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते, यहाँ लाइट जाती है तो हमें बच्चों पर पंखे झलना पड़ते हैं, आधी रात बच्चों को हवा करते गुजर जाती है, लोड शेडिंग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लाइट बस कुछ घंटे आएगी और पूरा दिन जाएगी। और वहाँ उन्होंने एसी लगवाया है तो ज़रूर इन्वर्टर भी लगवा लिया होगा। मैंने कहा हाँ, लग तो यही रहा है। वैसे भी घर तो भाई का अपना ही था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल कैसे भरेंगी। मैंने सुना है कि एसी का बहुत बिल आता है। वैशाली कहने लगी, हाँ ये तो है। फिर कहने लगी, अजय मेरी बात सुनो। मैंने कहा क्या है। कहने लगी, रात को हम मंजू भाभी के घर चले जाया करेंगे, एसी में सो जाएंगे। और नीतू की तो वैसे भी शादी हो गई है, मंजू भाभी के 2 ही तो बच्चे हैं और इतना बड़ा कमरा है, हम भी वहीं पर सो जाएंगे, कम से कम बच्चे तो आराम से सोएंगे। वैशाली की बात सुनकर मैंने कहा, तुम खुद पूछ लो। वो बच्चों को लेकर मंजू भाभी के घर चली गई, फिर सुबह ही आई थी। मेरा जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैं पूरी रात मच्छर मारकर गर्मी में परेशान होता रहा। जब वैशाली घर आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी, इतना ठंडा कमरा था, मैं तो चादर लेकर सोई थी, और तुम्हें पता है उनका बिल भी नहीं आएगा। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगी कि उन्होंने सोलर प्लांट भी लगवाया है, तुम शायद लेट पहुंचे होगे, तुमने देखा नहीं होगा, पूरा घर उनका सोलर पर चल रहा है। मैं तो कहती हूँ मौज हो गई मंजू भाभी की, हमें तो पता ही नहीं चला कब लाइट गई कब आई, कितनी मज़े की नींद सो के आ रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। पता है सुबह इतना अच्छा नाश्ता करवाया उन्होंने, यूँ नोट दिए जैसे कि पता नहीं कहीं से मुफ्त के आ रहे हों। मैंने कहा मुफ्त के ही तो पैसे आ रहे हैं उनके पास, उन्हें कमाने थोड़ी पड़ते हैं, वो तो बस रोने रोती हैं और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर वैशाली कहने लगी, हाँ वैसे मज़े तो हैं उनके, रात को भी उन्होंने पनीर बनाया था और हमें भी खिलाया। मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था, फिर सोचा कि तुम्हें नाश्ता बना कर देना है इसलिए आ गई। चाय बना दूँ तुम्हें, मेरी तो जैसे भूख ही मर चुकी थी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आज पूरा दिन मेरा काम पर मन नहीं लगा। यही सोचता रहा कि मुफ्त की कमाई तो मेरी भाभी कर रही थी, इतने अच्छे दिन तो उनके उस समय भी नहीं थे जब उनका पति जिंदा था। भाई की कमाई तो मुझसे भी कम थी, पूरा महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता था उनका। मगर मंजू भाभी बड़ी धीरज वाली थी, मजाल है कि मैंने उनके मुंह से कभी कोई शिकायत सुनी हो। जब भाई का देहांत हुआ मैं तो समझा था कि बस अब तो उनके बहुत बुरे दिन आ गए, लेकिन अजीब बात थी, उनके तो दिन ही बदल गए। फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि जिसने मेरे दिमाग की बंद बत्तियों को जलाया था। मैंने सोचा क्यों ना वैशाली भी अपना मुंह छुपाकर भीख मांगे, और वो बेचारी पूरा दिन कपड़े सिलाई करके बस 300-400 रुपये ही तो कमाती थी, और मैं पूरा दिन मजदूरी करके इतने थोड़े से पैसे कमाता हूँ। हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन पहले मुझे उससे पूछना था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इस काम के लिए मानेगी। मैं ये सोच रहा था कि वैशाली से कैसे बात करूं। कुछ ही दिनों में मैंने अपने अंदर हौसला कर लिया। मैंने वैशाली से कहा कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगी, क्या बात करनी है। मैंने कहा, देखो अगर तुम चाहो तो हमारे भी दिन बदल सकते हैं, मंजू भाभी की तरह हमारे घर में भी हर सुख सुविधा हो जाएगी। ये सुनकर उसकी आंखें चमकी थी। कहने लगी, वो कैसे। मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो। वो कहने लगी, हाँ हाँ बताओ करना क्या है। मैंने कहा, देखो वैशाली, अगर तुम अपनी ईगो बीच में ना लाओ तो फिर काम चल सकता है। कहने लगी, मुंह से तो बोलो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा, वही जो मंजू भाभी करती हैं। ये सुनकर तो जैसे वो चुप हुई थी। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, उनका पति मर चुका है इसलिए वो भीख मांगती हैं, तुम जिंदा हो और कमाते भी हो, हाथ पाँव भी सलामत हैं। मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, आगे से ये बात मेरी ज़बान पर मत लेकर आना। वैशाली ने मुझे साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी, उसका घर जैसे चल रहा है अच्छा है, चाहे ज़्यादा या कम आए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा, समझने की कोशिश करो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। जैसे ही हमारे हालात अच्छे होंगे हम ये काम छोड़ देंगे। कहने लगी, भीख का 1 रुपया भी नहीं लाऊंगी अपने घर में। अजय दोबारा मुझसे ये बात नहीं करना। मैं चुप हो गया। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आने लगा। अजीब पागल औरत है। कितनी औरतें जिनके पति जिंदा हैं, बच्चे भी हैं, पति के हाथ पांव सलामत होते हुए भी वो भीख मांगती हैं, झूठ बोलती हैं, झूठी रिपोर्टें बनाकर अपने बच्चों को खतरनाक बीमारियां बता देती हैं, गली गली मांगती हैं, अच्छे खासे पैसे कमा भी लेती हैं। और एक ये पागल औरत है, इसको बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, बहस किए जा रही है। मेरा वैशाली के साथ इसी बात पर आए दिन झगड़ा होने लगा। मैं उसे समझाता लेकिन वो उल्टी खोपड़ी की थी। कहती, ऐसा नहीं करूँगी, मुझे भीख नहीं मांगना। मैंने कहा, तो फिर भाभी के घर एसी में सोने क्यों जाती हो, वो भी तो भीख के पैसों का है। उनके घर से खाना हमारे घर लेकर क्यों आती हो और क्यों खाती हो, वो सब भी तो भीख के पैसों का है। कहने लगी, वो अलग बात है, वो अपनी मर्जी से देती हैं। मैंने कहा, कुछ भी हो वो अलग बात नहीं है, समझी तुम। जहाँ मैं ठेके पर काम करता था, मेरा ठेकेदार के साथ झगड़ा हो गया।
यहाँ तक कि लड़ते लड़ते बहस करते हुए बात हाथापाई तक पहुँच गई। ठेकेदार ने मुझे बहुत मारा, मेरे मुंह पर नील के निशान पड़ गए, नाक से खून बहने लगा। जब अपने घर आया तो वैशाली मुझे देखकर परेशान हो गई, कहने लगी ये क्या हुआ। मैंने कहा उस ठेकेदार के बच्चे ने मुझे मारा है, नौकरी से निकाल दिया है। मेरे चेहरे को देखकर तो वो रोने लगी, परेशान हो गई। जो भी था, मैं उसका पति था और उसको मुझसे प्यार भी बहुत था। 2 दिन में मेरा चेहरा तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा तुम अपनी जिद में बैठी रहो, थोड़े पैसे बचे हैं, वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। अगर तुम मेरी बात मान लो तो हमारे घर की तंगी दूर हो जाएगी। पता नहीं मुझे दोबारा नौकरी कब मिले कब ना मिले, लेकिन तुम जिद्दी औरत हो, मेरी बात नहीं मानोगी। मैं गुस्से में था, जो मुंह में आया बोलता चला गया। लेकिन इस बार वैशाली ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। पर वो ऐसी थी नहीं। अगले दिन जब मैं उठा तो हैरान था। वैशाली फटे पुराने कपड़े पहने बैठी थी, बिल्कुल चुप थी। उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर मैं खुश हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। कहने लगी सिर्फ तुम्हारे प्यार में और अपने बच्चों की भूख को देखकर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा पति मर गया। अजय, मैं ये नहीं कह सकती कि तुम मर गए हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कह देना बीमार है, कुछ भी कह देना। मुझे तो बस उस समय का इंतजार था जब वो ढेर सारे नोट मेरे घर भी लाती, वो भी बिना किसी मेहनत के। वैशाली देखने में बहुत खूबसूरत थी और मेरी और वैशाली की उम्र में बहुत अंतर था। मेरे भाई की शादी को 15 साल गुजरे थे, तब जाकर मेरी शादी वैशाली से हुई थी और हमारी शादी को बस 6 साल ही हुए थे। 2 बच्चों के बाद भी वैशाली 2 बच्चों की माँ नहीं लगती थी। शादी से पहले हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, और शादी के बाद भी हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, हालात हालात ज़रूर कभी अच्छे हो जाते थे और कभी बुरे हो जाते। ये उसकी मोहब्बत थी कि वो मेरी बात मान गई। चेहरा छुपाकर वो भी रोड पर बैठ गई, भीख मांग रही थी। लेकिन अजीब बात थी कि उसे शाम तक बस 400 रुपये ही मिले थे। कहने लगी अजय, इससे अच्छा तो मैं सिलाई में कमा लेती हूँ, मुझे तो किसी ने भी पैसे नहीं दिए। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी कि मंजू भाभी को कैसे इतने पैसे मिल जाते हैं, वैशाली को क्यों नहीं मिले। 1 महीना हो गया था, लेकिन वैशाली को कभी 200 मिलते तो कभी 400 और कभी 500, इससे ज़्यादा नहीं मिलते थे। हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, वैशाली को उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने मंजू भाभी को मिलते थे। एक दिन मैंने तंग आकर कहा इस तरह नहीं चलेगा, तुम चुप बैठी रहती हो। भाभी को देखा कैसे बोलती हैं, वो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि हाय मेरा पति मर गया है, मेरी मदद करो, मैं विधवा हो गई। कहने लगी जब मैं विधवा नहीं हूँ तो क्यों कहूँ। मैंने कहा तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ। मेरा कहना था कि वैशाली ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। रोने लगी, कहने लगी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान न करे तुम्हें कभी कुछ हो। मैंने कहा देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, रोना धोना मचाना करो कि मेरा पति बीमार है, उसके इलाज के पैसे नहीं हैं। मैंने उसे बहुत समझाया, उसने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी रात तक वो सिर्फ 500 रुपये ही लाई थी और उसमें घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि जहाँ मंजू भाभी बैठती हैं वहाँ बैठ जाया करो। कहने लगी वो क्या सोचेंगी। मैंने कहा जो सोचना है उन्हें सोचने दो। ऐसा करो जिस अमीर आदमी से वो मदद मांगती हैं तुम भी मांगो, वो बहुत पैसों वाला है, उसने भाभी की बहुत मदद की है। अगर एक बार वो आदमी तुम्हारी मदद कर देगा तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वैशाली वहीं बैठने लगी जहाँ मंजू भाभी बैठती थी। अभी होता था कि दिन में 600-700 उसे भी मिल जाते, लेकिन जिस तरह से लोग मंजू भाभी को देते थे उसे नहीं देते थे। एक बार मैंने देखा कि उसी अमीर आदमी की गाड़ी फुटपाथ के पास से गुजर रही थी। जब वैशाली पर गई तो उसके हाथ में 2000 रुपये थे। मैं बड़ा खुश हुआ। कहने लगी उस अमीर आदमी ने मुझे भी दिए और मंजू भाभी को तो उसने बहुत रुपए दिए हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। कहने लगी लेकिन वो कभी आता है, कभी कभी आता है। मैंने कहा ऐसा करो जब आए तो अपने चेहरे की चादर हटा देना। ये सुनकर कहने लगी वो क्यों। मैंने कहा एक बार अगर उसने तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख लिया तो तुम्हें मंजू भाभी से ज़्यादा पैसे देगा। कहने लगी मैं समझी नहीं, चेहरे से क्या मतलब है, भाभी ने भी तो चेहरा कभी नहीं दिखाया। मैंने कहा वो वैसे भी देखने में अच्छी नहीं है, अजीब सी हैं, उम्र भी उनकी हो गई है, मोटी भी हो गई हैं, इतनी सुंदर भी नहीं है। देखो ये अमीर लोग सुंदर औरतों को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। मेरे मजबूर करने पर वैशाली ने ऐसा ही किया था और उसे पूरे 5000 रुपये मिले। ये देखकर मेरी आंखें चमकी, लेकिन वैशाली चुप चुप सी थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगी आज मुझे उस आदमी ने मंजू भाभी से ज़्यादा पैसे दिए। फिर कहने लगा तुम तो बड़ी प्यारी हो, क्या हुआ है तुम्हारे पति को। मैंने कहा कि वो बीमार रहता है, कमा नहीं सकता। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम्हें और रुपए दूंगा। ये सुनकर मैंने कहा कि तो तुम चली जाती। कहने लगी अजय पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा लो ये क्या बात हुई, मंजू भाभी को वो भी तो इतना कुछ देता है, देखो तुम उसके घर चली जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने वैशाली को इस बात पर राज़ी किया था। अगले दिन जब मैं काम ढूंढने के बाद घर वापस आने लगा तो फुटपाथ पर सिर्फ मंजू भाभी बैठी थी
और भीख मांग रही थी। वैशाली नहीं थी, मुझे लगा शायद घर चली गई होगी। घर आया तो बच्चे भूख से रो रहे थे। मैंने जल्दी से उन्हें खाना बना कर दिया। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? कहने लगे वो नहीं आई। शाम होने लगी, मैं मंजू भाभी के घर चला गया। मैंने कहा भाभी वैशाली कहाँ है? कहने लगी वो उसी आदमी के साथ चली गई। मैंने कहा कहाँ? कहने लगी पता नहीं कहाँ गई, तुम्ही ने तो भेजा है। मैंने पूछा कितनी देर हो गई? कहने लगी वो तो दोपहर से गई है, अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आपको पता है उस आदमी का घर कहाँ है? मंजू भाभी ने मुझे उस आदमी का पता बता दिया। मैं भागा दौड़ा उसके बंगले तक पहुंचा। रात के 10 बज चुके थे। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे यहाँ के सेठ से बात करनी है। मेरी पत्नी अंदर आई है। वो कहने लगा कि सेठ जी इस समय दरवाज़ा नहीं खोलते और हमें भी आदेश नहीं है कि हम दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। मैं पूरी रात चौकीदार की मिन्नत करता रहा कि मेरी पत्नी अंदर है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं दरवाजे के बाहर बैठा परेशान होता रहा। सुबह दरवाज़ा खुला था। उजड़ी बिखरी हालत में वैशाली उस घर से बाहर निकली थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? तो उसने मुझे देखा, रोने लगी। कहने लगी उस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहता था कि तुम्हारी भाभी तो विधवा थी, तुम्हारा पति तो जिंदा है। फिर जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम अपनी सुंदरता से कमाना सीखो। फिर कई 500-500 के नोट वैशाली ने मेरे हाथ पर रख दिए, लेकिन रोते हुए भागने लगी। मैं उसके पीछे भागा था, लेकिन वो सामने आने वाली गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी ने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन जब तक वैशाली गाड़ी से टकरा चुकी थी वो बुरी तरह से घायल हुई थी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसका बहुत खून बह चुका था। बस 5 मिनट के लिए होश में आई थी। वो उखड़ी उखड़ी सांस ले रही थी। कहने लगी मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकती। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। तुम्हारी जिद के कारण मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है अजय। मैं रोता रह गया, लेकिन वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लालच की सज़ा शायद उसने भुगती थी। मैं अपने आप को नोच रहा था, अपने बाल खींच रहा था, रो रहा था कि काश समय का पहिया पीछे को पहुंच जाए और मैं मेहनत करूं, अपनी पत्नी को यूं भीख मांगने के लिए ना भेजूं। मेरे लालच ने मेरी पत्नी की जान ले ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ थी तुम?